let's start the recording and Bismillahirrahmanirrahim. Just give me a second. I am just opening my इधर से मैं सिलेबस वगैरह कुछ चीज़ें रिसोर्सेज होते हैं मैं वो खोल लिया करता हूँ साइट पे, तो हम लोग उसी से भी शुरू कर लेते हैं. ओके, so atoms, what are you doing? We are going to start अपना. हाँ, अब हमने बात करनी है चार्जेस पे. अब हम लोगों ने बात करनी है आइंस पे. ओके, नाउ अब मेरी तरह बात सुनो. वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट आइंस. ओके, छोटा सा सब टॉपिक है मगर इट इज समथिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड. देखो होता क्या, जब हमारा एक एटम ना, व्हेन एवर एटम लूजेस, व्हेन एटम loses or gains an electron, क्या होता है फिर, क्या फॉर्म होता है फिर? जी भाईजान, क्या फॉर्म होता है व्हेन एन एटम लूजेस और गेन्स एन इलेक्ट्रॉन्स? जी जब एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है या गेन करता है तो क्या होता है? वो आयन बन जाता है. यस, व्हेन एटम लूजेस और गेन्स एन इलेक्ट्रॉन, आयंस आर फॉर्म्ड. अब देखो बड़ी सिंपल सी बात है, अगर वो गेन करेगा तो एक कुछ बिंदु, एक लेट्स सपोज एक्स होगा. अगर लूज करेगा तो ऑफ कोर्स उसका ऑपोजिट आयन फॉर्म होगा. वो किस तरह फॉर्म होता है देखो, अब जब हम लोग अपना ये लूज करते हैं ना, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, जब लूज करते हैं हम लोग तो लूजिंग के ऊपर हम लोग क्या फॉर्म करते हैं, विच इज कॉल्ड एन एनाइन. ओके, सॉरी एनाइन बोल रहा हूँ, माय बैड. जब हम लूज करते हैं ना तो हमारे पास बनता है एक, यार इसको क्या हो रहा है, ये कितना लग रहा है, ये एक पॉजिटिव आयन लूज होते हैं और फॉर्म होते हैं. और जब हम लोग एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लूजिंग इलेक्ट्रॉन और गेनिंग इलेक्ट्रॉन, तो हमारे पास क्या फॉर्म होता है, एक नेगेटिव. अब आप लोग बोलोगे ये क्या मजाक वाली बात हुई, हम लोग इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं तो माइनस होना चाहिए नहीं था, हम लोग गेन करें तो पॉजिटिव नहीं होना चाहिए था. अब इसका लॉजिक जरा समझो. देखो हमारे पास किसी को याद है, एक अनचार्ज्ड एटम में क्या होता है कि हमारे नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर होते हैं, बताओ मुझे. एक अनचार्ज्ड एटम में हमारे नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स के. अब देखो जब हमारा एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होते हैं, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होते हैं. जब इसका नंबर कम हो जाते हैं तो इसका मतलब प्रोटॉन्स आर ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन्स ना. तो प्रोटॉन पे क्योंकि पॉजिटिव चार्ज होता है तो हमारे पूरे एटम पे पॉजिटिव चार्ज आता है, तो एक पॉजिटिव आयन बनते हैं. अब जब हमारे पास एक पॉजिटिव प्लस नेगेटिव, ये देखो अब क्या होगा, अब देखो अगर हमारे इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ जाएगा तो हमारा ये हमारे प्रोटॉन जो होंगे वो लेस देन इलेक्ट्रॉन होंगे. तो उससे क्या होगा, हमारे पास इलेक्ट्रॉन क्योंकि ज्यादा हैं तो हमारा चार्ज पे नेगेटिव साइन आ जाएगा. सही है, चार्ज पे नेगेटिव साइन आ जाएगा. ये लॉजिक है इसका. ओके, अब जो पॉजिटिव आयन होता है दैट इज नोन एज अ कैटायन एंड द नेगेटिव आयन इज नोन एज अ एनायन. अब हम लोग कैसा करते हैं कि ये डेफिनेशंस भी यही है. A positive ion formed is known as a cation when an atom loses अपना क्या कहते हैं, loses electrons. और फिर a negative ion is known as a anion when an atom gains electrons. ये इनकी डेफिनेशंस हैं. अब कुछ एग्जांपल्स करते हैं. अब देखो मेरे पास है Cl17 -1, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह होगी. देखो हमें पता है कि अनचार्ज्ड पार्टिकल में 17 होते हैं इलेक्ट्रॉन. क्यों? क्योंकि हमारा प्रोटॉन नंबर इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन नंबर. मगर एक अनचार्ज पार्टिकल में, मैं बोला -1 का क्या मतलब है इधर, कोई बता सकते हैं -1 का क्या मतलब है? इसमें एक गेन करना. उसने गेन कर लिया है, करना नहीं कर लिया है, तो इसका मतलब इसमें 18 हो जाएंगे. तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 2 8 8 और फिर क्या हो जाएगी 2 8 8, बस इतनी होगी. तो हमारे टोटल कितने बन गए, 18 इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे. उसने एक गेन किया है
एक गेन किया उसने इलेक्ट्रॉन 17 + 1 = 18। एक और एग्जांपल करते हैं छोटी सी प्यारी सी, हम लोग अभी बारी पॉजिटिव की बात करते हैं। कैल्शियम +2, अब इसकी क्या, अब क्योंकि +2 इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, इसके टोटल कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन, होते हैं 20। अब ये देखो 20 - 2 कितने बन गया 18। अब इधर हमारे पास आ गया 2, 8 और 8। अब जब बात नोटिस करो, आप जब नोटिस करो कि जो कैल्शियम क्लोराइड आयन, इसे क्लोराइड आयन बोलते हैं, मैं इसका नाम लेता हूँ, इसे क्लोराइड आयन बोलते हैं, इसे क्लोरीन आयन नहीं बोलते, इसे क्लोराइड आयन बोलते हैं, इसे बोलते हैं कैल्शियम आयन। अब मेरी जरा बात सुनना सर, तुम दोनों की मुझे बात बताओ, नोटिस करो इन दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, नोटिस कर रहा है कोई? जी सर। अब बड़ी मजे की बात है, इसमें सवाल आते हैं, वो आपको आयंस दे देते हैं, आयंस दे देते हैं और वो आपसे बोलते हैं कौन सा ऐसा वो कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो उसने हमें स्पेसिफाई की थी उसके बराबर होती है, या दो कौन सी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो बराबर होती हैं। वो इस तरह का सवाल दे देते हैं। मसला यह था बच्चे ना पॉजिटिव नेगेटिव एग्जाम्पलेशन आके उल्टा कर देते हैं, या वो करते हैं कि वो कैलकुलेट ही गलत करते हैं। सबसे ज्यादा मेन इशू क्या था, बच्चे जल्दबाजी में -1 को क्या समझेंगे 17 से 16 हो गया। ये नहीं करनी गलती, हमेशा इसको ऐसा टिप याद रख लो, जब साइन हमारा नेगेटिव होगा तो हमारे इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएंगे, जितना हमारा साइन पॉजिटिव होगा उतने इलेक्ट्रॉन माइनस हो जाएंगे। ये चीज बस याद रखनी छोटी सी, ओके। अगर आपको ये आयंस में मसला नहीं है तो हम लोग आगे चलते हैं, ओके। एक और एग्जांपल कर लें, अगर आप लोग कहते हो तो एक और करनी एग्जांपल। कर ले सर। मुझे बताओ O-2, ये इसके इलेक्ट्रॉन, माय बैड, इसका इलेक्ट्रॉन, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ दोनों में से कोई भी। 2 4 2 4, देखा वही गलती कर दी ना। -2 का मतलब क्या है, उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, 2 मतलब 8 सॉरी 8 2 में 8 2 गेन किए, देखा अभी मैंने बताई गलती। जुनैद भाई आप बताओ क्या आंसर होगा। 10। हाँ तो भाई 10 तो होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 2 और 8। हाँ अच्छा हमाद भाई, आपको एक मौका फिर से दिया जा रहा है, मुझे बताओ नाइट्रोजन, अपना लव लग रहे, नहीं नाइट्रोजन नहीं मिलेगा लग रहा मुझे, कार्बन +4, नहीं कार्बन +4 नहीं मिलेगा, नहीं लग रहा मुझे इतना। हम्म अच्छा, let me think, oh yes, सोडियम +1, सोडियम +1, ओके। इसका मुझे कंफर्म करना है, तो मेरे दिमाग से कि ना वो निकल जाता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है ना कि मेरे दिमाग से निकल जाते हैं। ओके सही, मैंने कंफर्म कर ली बात, मेरे दिमाग में से ना स्लिप हो गई चीज़, तो आई वाज वांटेड टू कंफर्म, ये ना गलत हो जाए। 11 होते हैं जी, जुनैद भाई नहीं बताएंगे, हमाद भाई बताएंगे। हमाद भाई क्या आंसर है इसका? सर टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और कॉन्फ़िगरेशन 2 8। एक्सलेंट, वेरी गुड। अब ये देखो, अब ये 10 हो गए और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की 2 8। अब देखा, अब ये एक सवाल बन सकता है, वो बोल सकते हैं कि किस पेयर के अलग, अब लेट्स सपोज मैं ऑक्सीजन की जगह को नाइट्रोजन या कार्बन दे देता, लेट्स सपोज कोई और दे देता, तो इसमें से किसकी सेम होती, किस पेयर की सेम होती, इन दोनों की सेम होती ना। तो ये इस तरह के सवाल आ जाते हैं। तो इसमें यही मसला जो होता है, जो अभी हमारे भाई नहीं कहता, कोई मसले की बात नहीं है, हमारे ये भी आपने शुरू की है, कोई इशू की बात नहीं है, ओके नो वरीज। अच्छा अब ये देखो, अब हमारे पास आयंस का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, अब ना अभी हमारे पास एक नया टॉपिक आता है विच इज आइसोटॉप्स। आपको आइसोटॉप्स का थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए क्योंकि इसकी डेफिनेशन बहुत ज़्यादा आती है, इसकी डेफिनेशन और इसका एक होता है टेबल टाइप का क्वेश्चन एमसीक्यूज में और अपना ये एग्जाम में। तो अपना P2 में इसका कोई आ जाता है जिसमें आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बताने पड़ते हैं अपना, और एक टेबल टाइप क्वेश्चन होता है आइसोटॉप्स का, वो आता है हमारे एमसीक्यूज में, तकरीबन हर बार ही आ रहा होता है। अब आइसोटॉप्स होते क्या हैं? अच्छा ये देखो, अब आइसोटॉप्स का कुछ चक्कर इस तरीके से है कि अच्छा गिव मी अ सेकंड, अच्छा अब आइसोटॉप्स क्या हैं? अच्छा अब आइसोटॉप्स आर डिफाइंड एज डिफरेंट एटम्स of same element
having same number of protons but different number of न्यूट्रॉन्स। मुझे एक बात बताओ, जुनेद भाई से सवाल पूछ, जुनेद भाई जी जी यार आपका कोई बहन भाई है? जी मेरा है। लेट्स सपोज आपका एक छोटा भाई है, ओके। थिंक ऑफ इट लाइक दिस, डिफरेंट एटम्स, मतलब कि एक ही एलिमेंट के दो बच्चे, लेट्स सपोज आपकी अम्मी जान की मैं बात करता हूँ, सही है, आपकी अम्मी जान के दो बच्चे है तो वो अलग अलग मगर है तो उनके बच्चे ना। तो इसी तरह सेम एलिमेंट के दो डिफरेंट एटम जिनके नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, लेट्स सपोज आपकी शक्लें सेम है मगर डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मगर आपकी एजेस अलग अलग है। बात समझे मेरी? जैसे ट्विंस होते हैं, उनकी एज में गैप होता है मगर उनकी शक्लें सेम होती हैं। उसी तरह atoms of the same element, मतलब members of the same element having same number of protons, the proton number same होते हैं but different number of neutrons। इसमें कोई मसले वाली बात? नहीं। अब मैं इस सवाल को जो अपनी बेस्ट ऑफ कैपेबिलिटीज होती है ना, मैं आपको एक क्वेश्चन से करा देता हूँ, क्योंकि अगर वो क्वेश्चन समझ में आ गया तो उसका सवाल इसी तरह का रिपीटेड तौर पे आता है। अनटिल अनलेस कि वो बहुत कोई डिफरेंट टाइप का सवाल है, मगर यूजली इसी तरह का होता है। अब कुछ सवाल इस तरह का होता है, आप इधर नोटिस करना कि अभी मैं इधर ना एक टेबल बनाऊंगा, ऐसे मैंने भी स्टार्टिंग में कहा था कि टेबलिश टाइप आपको सवाल आएगा, आता है ये नहीं मैं कह रहा पक्का इसी तरह का आता, डिफरेंट भी आता है मगर ये जरा इसका रिपीटेड टाइप सवाल है। ये देखना जरा, ये हमारे पास कितने सेक्शन बन गए? 5 बन गए ना, ये 5, ये इलेक्ट्रॉन, ये प्रोटॉन और ये हमारे पास न्यूट्रॉन। हाँ, ओके डन हो गया। अब ये चेक करो, अब हमारे पास ऑप्शन है ए, ओहो, हमारे पास है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, हमारे पास है इलेक्ट्रॉन्स, हमारे पास है प्रोटॉन्स, हमारे पास है न्यूट्रॉन्स। अब मुझे बात बताओ जरा, ओके, अब मुझे बात बताओ कि अगर मेरे पास इसके पास लेट्स सपोज 10 और 11, ओके, इसके पास है प्रोटॉन्स है, इसके पास 10 और इसके पास है हमारे पास लेट्स सपोज 11, इसके पास 10 है, इसके पास 11 है और इसके पास न्यूट्रॉन्स के हैं, इसके पास न्यूट्रॉन्स हैं हमारे पास, और इसके बाद प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कितने से न्यूट्रॉन्स है? 15, 14, 12 और 11। अब मुझे बताओ कि इनमें से कौन सा पेयर के पास आर आइसोटॉप्स ऑफ ईच अदर, ए बी, बी सी, सी डी या ए डी, इनमें से कौन सा जो पेयर है आपस में आपके ए सी, इनमें से जो कौन सा पेयर है आपके ख्याल से दे आर आइसोटॉप्स ऑफ ईच अदर? एडी। अच्छा, ए डी, जी सर ए। अच्छा ए। मेरा भाई सर नोटिस करना, मेरी डेफिनेशन में गौर से करना। देखो, जिसके पास सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन से भी बात नहीं हुई। देखो, ये भी तो हो सकता है कि उसने गेन कर लिया हो, ये भी हो सकता है कि उसने गेन कर लिया हो। अब देखो हमारे पास जो कह सकते हैं, उसने कोई हो सकता है इलेक्ट्रॉन गेन भी तो कर सकता है वो, तो उसका कोई इतना खास इशू नहीं बनता है। सीन इशू इस बात का है कि हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं वो डिफरेंट। अच्छा, ये कोई, ये नहीं कोई पक्का एग्जाम वाला सवाल है, नहीं, मेरे से भी गलती हो सकती है मगर मैं इसमें भी मेरी लॉजिक क्या है कि हो सकता है यार उसने कोई गेन कर लिया इलेक्ट्रॉन, तो उसका मसला नहीं है इस मौके पे। ऐसे वो अगर एग्जाम में आपके पास अगर बेस्ट ऑप्शन होगा तो उसमें मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है इलेक्ट्रॉन वाली कहानी में ऐसी ना मुश्किल कॉम्प्लेक्सिटी ना हो, मगर मैंने अभी डाली हुई है। अब देखो, इलेक्ट्रॉन पे बात नहीं हो सकता, उसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, मगर उसमें कोई मसले वाली बात नहीं है, उससे हमारी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। अब जब नोटिस करो, हमारे पास प्रोटॉन किसके सेम है, प्रोटॉन नंबर किसके सेम है, 10 और 10, प्रोटॉन नंबर तो इन दोनों के सेम है ना। ओके अब ओके देखो आगे इनके समझ। न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंट है कि न्यूट्रॉन नंबर भी डिफरेंट है, हो सकता है इसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो इसका मतलब ए और सी जो है दे आर आइसोटॉप्स ऑफ ईच अदर। इसका मतलब ऑप्शन क्या होना चाहिए,
इस तरह का सवाल होता है यूजली एग्जाम में, यूजली। गिव मी सेकंड, अगर मैं एक से निकाल भी सकूं, 2 मिनट मुझे दो बस। एक और सवाल, क्योंकि ना इसका सवाल थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, तो इसलिए आई वांट कि ना एक पक्का हो जाए आप लोगों को बस इस मौके पे। नहीं 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 नहीं, सही सही सही, मेरी सीधा गलती हुई है। दिस शुड बी 10। हाँ, मैंने इलेक्ट्रॉन्स पे गौर नहीं किया, इलेक्ट्रॉन्स पे मुझे गौर करना चाहिए था। सॉरी, माय बैड माय बैड। अच्छा, अब भी फिर भी हमारे लिए इलेक्ट्रॉन्स की जब हमारे प्रोटॉन से अच्छा, पहले तो पॉइंट, अच्छा लेट मी जस्ट करेक्ट इट, मेरे दिमाग में भी बात थी। प्रो वो यूजुअली वो क्या करेगा, वो आपको कॉम्प्लेक्सिटी नहीं डालेगा, मगर ये कि जो एटम और एक आयन होते हैं ना, दे आर नॉट लाइक, आप कहते हो कि दे आर नॉट आइसोटोप्स। क्यों? क्योंकि जब हमारे प्रोटॉन सेम होते हैं एटम्स में, तो हमारे इलेक्ट्रॉन भी सेम होते हैं। तो सॉरी माय बैड, और इसका आंसर सी ही ए ही बनता है। अच्छा, एक और सवाल है विच आई जस्ट गॉट अराउंड, मैंने ये अभी सवाल देखे, और ये हमने जो अभी पिछला अभी किया ना टॉपिक, उसका बहुत प्यारा सवाल है ये। सो आई वांट कि आप दोनों ये सवाल एक बार ना करके मुझे बताओ इसका आंसर क्या होना चाहिए। अच्छा, मैं ये सवाल बस इधर लिख लूं, तो मैं ये आप लोगों से दोनों से पूछता हूँ अभी। किधर चला गया अब? ओ भाई, किधर गायब हो गया? ओके, मुझे बात बताओ, अगर लेट्स सपोज मेरे पास एक क्वेश्चन है विच इज, मैंने ऊपर किसी ब्लैक सी, अच्छा ये देखो, अगर हमारे पास एक क्वेश्चन है विच स्टेट्स के हमारे पास दो पार्टिकल्स हैं के प्लस और ए आर। सी इसके पास 14 और ये 18 होते हैं, और ये इसके पास 39 और ये 19। मुझे बताओ पहला ये बात के, ठीक है, एयर के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं। दूसरी बात, दूसरी बात ये, तीसरी बात ये,
और चौथी बात ये, मुझे बताओ इसमें से कौन सी बात सही है और नहीं सही, बताओ। जी भाइयों मुझे बताओ। सी मेरे ख्याल में। सर जी सेकंड या फिर फोर्थ? इस आपकी मैं आवाज थोड़ी देर तक लीजिए, मेरे से बताना। थर्ड। जी सर सेकंड या फिर फोर्थ में से है। अच्छा, सेकंड या फोर्थ, ओके। अब देखो, मतलब मैं इसको करूँ, देखो आर्गन हैज लेस इलेक्ट्रॉन। एक मिनट ये के के प्लस का चार्ज भी है, मैंने अब देखा। हाँ हाँ, के पे प्लस का चार्ज है। मुझे मैं क्वेश्चन दोबारा दिखाना। ओके, ये लो। सी है मेरे ख्याल में, थर्ड ही ऑप्शन है। यस सर, थर्ड है। यस, लेट मी एक्सप्लेन। देखो, एयर के बाद लेस इलेक्ट्रॉन है, अच्छा सही आंसर है, मगर मैं पे भी जरा सारे पॉइंट्स आपको दिखा दूं। देखो 18 इसके पास इलेक्ट्रॉन है, जब ये 19 जगह तो ये तो हमारे पास 18 इसके भी हो जाएंगे, तो ये तो बात गलत होगी। के हैज मोर न्यूक्लियॉन्स। अच्छा देखो, न्यूक्लियन, व्हाट इज एक्चुअली न्यूक्लियॉन्स? व्हाट डू यू मीन बाय न्यूक्लियॉन्स यार? कोई मुझे बता दे न्यूक्लियॉन से क्या इसका मतलब है? जी, न्यूक्लियॉन्स से क्या आई मतलब गेस है? दोनों को ये ऊपर मैस नंबर और ये प्रोटॉन नंबर को माइनस करके जो आता है वो नहीं न्यूक्लियर नहीं नंबर नहीं होता नहीं है। नहीं, वो आप न्यूट्रॉन्स की बात करो। न्यूक्लियॉन्स मतलब कि जो हमारा न्यूक्लियॉन नंबर होता है, जिसे हम लोग ए से नहीं डिनोट करते, जो ऊपर आता है, ये इसे न्यूक्लियॉन नंबर बोलते हैं। बताओ किसका बड़ा है, के का या एयर का? एआर। एयर का, तो ये भी बात गलत होगी। अब फोर्थ पे आते हैं, के प्लस ग्रेटर मैस, बात वही आ गई। ग्रेटर मैस का मतलब हम लोग इसकी बात करें तो छोटा है, तो ये भी बात गलत होगी। अब आखिर रह गया एंड पे तीसरा ऑप्शन 19 इलेक्ट्रॉन। क्यों? देखो इसके पास, अच्छा, मैंने के प्लस है 19 इलेक्ट्रॉन क्यों लिखा हुआ है इधर? 19 क्यों लिखा हुआ है मैंने? अल्लाह के बंदे ने, मैंने इसको 20 करना चाहिए था मुझे। 20 कह रहा हूँ, 18। अब ये बात क्यों सही है? अब देखो, ये बात इसलिए सही है कि देखो हमारे पास 19 पे प्लस का चार्ज है। देखो 19 पे प्लस का चार्ज का मतलब ये है कि 19 माइनस 1, तो इसको 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसका मतलब ये कि इसका आंसर सी या थर्ड जो मैंने ऑप्शन बताया, दैट बिकम्स द एक्चुअल आंसर। ओके, इसमें कोई मसले वाली बात है तो मुझे बताओ। नहीं सर। अब हम ना बॉन्डिंग पे आ जाते हैं। हाँ हाँ जी, किसी ने हाथ करा कि मेरे कहाँ से हो, तो बता दो। जी, ऑल गुड, ओ खत्म हो गया। अब हम लोग ऐसा करते हैं, लेट्स शिफ्ट टू बॉन्डिंग का चैप्टर। इट्स अ डिफिकल्ट चैप्टर बट अ मार्क्स गेनिंग चैप्टर, क्योंकि इसमें से सवाल रिपीट होते हैं, बहुत सारे सवाल आते हैं इसमें से, और आप बहुत सारे मार्क्स लूज भी कर सकते हो अगर आपका ऐसा कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो। एंड ये चैप्टर आपकी पूरी केमिस्ट्री की बेसिस है, क्योंकि बॉन्डिंग इज समथिंग जो आपको हर चैप्टर में पता होनी चाहिए। इट इज नॉट समथिंग के बॉन्डिंग का चैप्टर नहीं आता, ये नहीं, अगर बॉन्डिंग का चैप्टर नहीं आता इसका मतलब आपको बहुत सारे अगले चैप्टर्स की बेसिस का ही नहीं पता। तो व्हाट इज बॉन्डिंग? बॉन्डिंग का सिंपल मीनिंग है फॉर टू थिंग्स टू कनेक्ट, टू और मोर थिंग्स टू कनेक्ट विद ईच अदर। आज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट बॉन्डिंग इन केमिस्ट्री, इसका मतलब है कि हमारे एटम्स जो हैं, हमारे आयंस जो हैं, उनके दरमियान अट्रैक्शन को हम लोग बॉन्डिंग बोलते हैं। अब जो बॉन्ड होता है ना हमारे पास, एक बॉन्ड इज लाइक अ रबर। आपने कभी ये बात सुनी है, बॉन्ड इज लाइक अ रबर, इट्स स्ट्रेचेबल, इट्स स्ट्रेचेबल, कभी बात सुनी है? जी, हम आप कभी बात सुनी, रबर की बॉन्ड एक रबर की तरह होता है। जी। जी जी, आपने बताया था। मैंने बताया था, मैंने तो चैप्टर शुरू में नहीं किया अभी।
नहीं, वो मैं हमें डेमो क्लास आपने जब शुरू शुरू में ली थी ना, तो उसके अंदर आपने हल्का सा बताया था इस बारे में। ओ सही सही है, मैं खुद से तो अच्छी बात है आप लोगों ने याद रखी है। देखो आप बॉन्ड, अच्छा वैसे स्कूल में बात पढ़ी है ये? कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, वैसे बॉन्ड्स के बारे में पढ़ा है, लेकिन ये रबर वाली हाँ बात जो ये, थी ना, और ये इसकी नहीं जरूरत भी पढ़ी। नहीं है, तो मैं वैसे जनरल वैसे तो ना मजे के लिए थोड़ा सा ना पहले बता दूंगा, जरा इंटरेस्टिंग लगे टॉपिक, क्योंकि एट द एंड जाके आप लोगों ने अपना सर पकड़ लेना है पहली क्लास में, तो इसलिए मैं जरा थोड़ा सा आसान से शुरू करता हूँ। अब ना अब बॉन्डिंग, अब जो बॉन्ड होता है अब बिट स्ट्रेचेबल। अब ये नहीं कि आप उसे पढ़ के इलास्टिक की तरह खींचना शुरू कर दो, इट्स स्ट्रेचेबल, ये बस इसके बाद। अब देखो, अब जो बॉन्डिंग का चैप्टर है इसमें वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग्स। अब मैं आई विल ट्राई टू कवर ऑल ऑफ दीज थ्री इन वन गो, ताकि हमारा चैप्टर जल्दी से जल्दी खत्म हो, वरना ये चैप्टर लंबा जा सकता है बहुत, तो हम वी डोंट वांट टू वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम ऑन दिस चैप्टर, क्योंकि बेसिकली एक बेसिक बेस चैप्टर आपकी हो सकता है, इसमें बेस हम लोगों को डेवलप भी करनी है। तो आई वांट कि अगर ये नहीं भी आएगा तो हम लोग अगली क्लास में फिर से कवर कर लेंगे, ये ना कि हम लोग 4 क्लासेस के बाद बस लगे समझ में नहीं आई, तो आई वांट कि हम लोग इस लेटर को बाद में फिर से रिवाइज भी कर लें। अच्छा अब व्हाट इज बॉन्डिंग? अब बॉन्डिंग के हमारे पास सबसे पहले आती है व्हिच इज आयोनिक बॉन्डिंग। ओए ओए यार, अच्छा ये देखो, वी आर समथिंग व्हिच इज नोन एज आयोनिक बॉन्डिंग। अब व्हाट इज आयोनिक बॉन्डिंग? देखो आयोनिक बॉन्डिंग इज द बॉन्डिंग व्हिच occurs between two, between a metal and a non-metal ion, between a metal and a non-metal। क्या मैं इसकी एक प्यारी सी एग्जांपल दूं आप लोगों को? Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। अच्छा आई ऑलवेज ट्राई टू टेल दिस एग्जांपल इन वन ऑफ माय, हर क्लास में बनाने की कोशिश करता हूँ। देखो अब एक एग्जांपल है विच इज, हमारे पास एक है सोडियम। अरे सोडियम सॉलिड की बात बड़ी मजे की ये है कि इट्स अ डिस्ट्रक्टिव मेटल। आप इसको पानी में फेंको, आप पानी में जैसे ही फेंकोगे पानी में आग लग जाएगी, पानी will catch on fire, water will catch on fire। ओके, अब आप क्लोरीन पे बात करो, क्लोरीन गैस की Cl2। अब बड़ी मजे की इसकी एक और बात ये है कि जो क्लोरीन गैस होती है ना, इट्स अ पॉइजनस गैस। ओके, अब बट नाउ हियर कम्स द मैजिक। जब आप इन दोनों डिस्ट्रक्टिव मेटल्स को, जिसको आप पानी में, अगर यकीन मानो अगर अपने हाथ में पकड़ो ना इसे, सोडियम को, आपके हाथ में आग लग जाएगी। क्यों? क्योंकि आपका स्वेट में पानी होता है, आपको थोड़ा सा भी पसीना आया आपका हाथ में जल जाएगा और आपका हाथ जल जाएगा, बचेगा नहीं आपके हाथ का कुछ भी। क्लोरीन गैस ऐसी, आप उसे इनहेल करो आप पूरे हो जाओगे, सही है, इट्स अ पॉइजनस गैस। बट बड़ी मजे की बात ये है कि अगर आप इन दोनों पॉइजनस चीजें, डिस्ट्रक्टिव चीजों को बनाओ, इट मेक्स अप समथिंग जो आप हर रोज अपने खाने में खाते हो। दिस इज योर सॉल्ट, नमक जिसे आप खाते हो, नमक। अब ना अभी बात देख रहे हो कि हमारे पास दो, मतलब बिल्कुल एक्सट्रीम चीजों को मिला के हमारी क्या चीज बनी, एक खाने लायक चीज बनी। क्या ये मैजिक नहीं है? बताओ ये मैजिक नहीं है क्या? हाँ भाई, जवाब तो दो। जी Yes, sir. जी। डोंट यू थिंक लाइक इट्स केमिस्ट्री में मैजिक है सरासर? ये कैसा होता है कि आप जो हो, क्या मैं अगर आपको बोलूं फिनाइल को पकड़ो और साथ दो जो हो अपनी जो वाइट वाली गोलियां होती हैं, वो जो चूहे मार दवाई होती है, उन्हें डालो, क्या नमक बन जाएगा या खाने वाली चीज बनेगी? नहीं बनेगी, वो तो और भी नई नया पॉइजन बन जाएगा। तो केमिस्ट्री इज जस्ट मैजिक। देखो, तो अब पॉइंट ये है कि आपको केमिस्ट्री में कुछ चीजें अजीब अजीब सी लगेंगी, बॉन्डिंग के चैप्टर्स में स्पेशली तो इसी अजीब सी लगेगी, मगर ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इट्स ऑल मैजिक, इट्स ऑल अ चेंज। केमिकल रिएक्शन इज चेंज। केमिकल रिएक्शन की जो डेफिनेशन है ना, दैट इज, केमिकल रिएक्शन जो होता है दैट इज, इसकी डेफिनेशन ही इज चेंज। सो यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट। अब देखो आयनिक बॉन्डिंग क्या होती है? इट्स अ बॉन्डिंग बिटवीन अ मेटल एंड अ नॉन मेटल। अब होता क्या, देखो आई विल ट्राई टू मेक अ 3D स्ट्रक्चर टू मेक यू गाइज अंडरस्टैंड इट। देखो हमारे पास होते हैं पॉजिटिव आयन, अब उसकी अट्रैक्शन होती है एक नेगेटिव आयन के साथ, सही है, फिर एक पॉजिटिव आयन होता है उसकी फिर इंटरेक्शन होती है नेगेटिव आयन के साथ, एक और पॉजिटिव आयन होता है। एक सेकंड, मैं आप लोगों से दिखा देता हूँ।
ओहो यार, इतना इंटरनेट बहुत तंग कर रहा है मुझे मेरा। ओका 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 ओके, so here comes the ions and ionic bonding. ओके, अब मैंने आप लोगों को उसका स्ट्रक्चर बनाने दिखाना है, वो मैं बाद में भी आप लोगों को बना के दिखाता हूँ। ठीक है, अब नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग। अब देखो हमारे पास एक पॉजिटिव आयन आया, एक नेगेटिव आयन आया, फिर मेरे पास एक पॉजिटिव आयन आया, फिर इनकी अट्रैक्शन होती है, फिर मेरे पास इधर एक नेगेटिव आयन की अट्रैक्शन होती है, इधर हमारी पॉजिटिव आयन की अट्रैक्शन होती है, इधर इस पॉजिटिव और नेगेटिव की अट्रैक्शन होती है, फिर इधर एक नेगेटिव आ जाता है हमारे पास, इनकी आपस में अट्रैक्शन होती है, फिर हमारे पास एक पॉजिटिव आयन इधर आता है, इसकी नेगेटिव की अट्रैक्शन होती है, और फिर हमारे पास एक नेगेटिव आयन आता है। Don't you think this is a 3D structure? Don't both of you think this is a 3D structure? ये कभी जिंदगी में देखे है रूबिक्स क्यूब? जी सर। देखा है ना? रूबिक्स क्यूब देखा होगा किसी ने, अल्लाह के बंदे ने, तुम तो ऐसा हो नहीं सकता तुम इस दुनिया में हो तुमने रूबिक्स क्यूब सर का देखे हैं। हाँ तो अभी रूबिक्स क्यूब क्या है? इट्स अ 3D स्ट्रक्चर यार। अब ये 3D स्ट्रक्चर किस तरीके से है? अब इस 3D स्ट्रक्चर को कहते क्या है? इट इज नोन एज अ जायंट लैटिस स्ट्रक्चर। अब जो हमारे आयनिक बॉन्डिंग से जो आयनिक कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर है ना, इट इज नोन एज अ जायंट लैटिस स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। और इसको हम लोग कहते क्या हैं? इट इज द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ ऑल्टरनेटिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ ऑल्टरनेटिंग। सर जी जी। आप स्टडी कंटिन्यू करें, मैं बस 1 मिनट में आ रहा हूँ। आप पढ़ाएं, मैं आके ज्वाइन करता हूँ थोड़ी, बस 1 मिनट चाहिए, अच्छा 2 मिनट चाहिए। मैं 2 मिनट रुक जाता हूँ, उसमें तो कोई मसला नहीं। नहीं नहीं, कोई मसला नहीं है, मैं बस 2 मिनट, एक छोटी सी कॉल करनी है, कॉल करके आ ओका ओका कोई मसला नहीं। अच्छा हमारे भी आपको इसकी समझ में आई कि जो हमारे जो कंपाउंड्स होते हैं, हमारे ये जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, इनका स्ट्रक्चर क्या होता है 3D में? वो होता है जॉइंट लैटिस स्ट्रक्चर। जॉइंट लैटिस स्ट्रक्चर क्या होता है? इट इज अ रेगुलर अरेंजमेंट। देख लो, पॉजिटिव है तो नेगेटिव है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव है, देख रहे हो? और आप कहते हो इसकी रेगुलर अरेंजमेंट, और ऑल्टरनेटिंग मतलब ये कि पॉजिटिव के बाद नेगेटिव, नेगेटिव के बाद पॉजिटिव, ये बात देख रहे हो? ऑल्टरनेटिंग भी है और जी एक रेगुलर अरेंजमेंट, कोई रैंडमली अरेंज नहीं है। बात समझे मेरी? तो जो आपका नमक होता है ना, अगर आपकी आंखें बड़ी अच्छी हो तो आप देख सकते हो कि आपको जो नमक भी इसी तरह अरेंज्ड होता है। जो नमक के क्रिस्टल्स होते हैं ना, वो एक्चुअली क्या होता है, 3D शेप होती है ना। अब द क्रिस्टल इज डजंट सपोज टू बी हमेशा इसी तरह का हो, ये जरूरी नहीं यस होता। सर, रेक्टेंगल। हाँ वो रेक्टेंगल, रेक्टेंगल को क्या बोलते हैं? अब वो क्यूबॉइड शेप में भी हो सकता है, वो गोल शेप में भी हो सकता है, वो किसी रैंडम शेप में भी हो सकता है। मगर जो पॉइंट ये है बताने का कि रैंडम शेप से मतलब ये कि टूटा हुआ भी हो सकता है, पॉइंट टूटा से मतलब ये कि पॉइंट ये है कि हमारा नमक होता है, इट इज लाइक दिस। ये आप कह सकते हो। मैंने सोडियम की और इसकी एग्जांपल दी, आप पॉजिटिव की जगह सोडियम डाल लो और नेगेटिव की जगह क्लोराइड आयन डाल लो, तो वो भी वही चीज बन जाएगी एट द एंड ऑफ द डे। ओके, इसमें कोई मसले वाली बात? नहीं सर। अब नाउ आयनिक बॉन्डिंग इज नोन एज अ बॉन्डिंग बिटवीन अ मेटल एंड नॉन मेटल। इसका मतलब ये कि आप इसे इस तरह भी बोलते हो। एक सेकंड को मैं इसके नीचे लिखता हूँ, इधर लिखता हूँ। ओके, अब अच्छा मैंने ये इसलिए मुझे तंग तंग करके लिख रहा हूँ ताकि अगर आप लोग ना एक ही पेज के ऊपर ना आपकी आयनिक और कोवलेंट बॉन्डिंग और मेटालिक बॉन्डिंग आ जाए, ताकि आप लोग को बहुत मुश्किल ना लगे चैप्टर। बात समझ रहे हो मेरी? इसलिए मैं थोड़ा सा ना एक ऐसा 1 पेज टाइप लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। और इसको कहते हो आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड is strong electrostatic forces of attraction between oppositely charged ions। क्या ये यही बात नहीं है जो मैंने अभी बताई है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव? तो वो तो ऑपोजिटली चार्ज आयंस ही होते हैं ना, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इसमें कोई मसले वाली बात?
नहीं सर। अच्छा मैं यार नाम मेरे दिमाग से निकल जाता है बार बार। जुनेद 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 भाई, अरे देखो जुनेद भाई जुनेद जमशेद से याद कर ले। चलो ये भी अच्छा आइडिया। अरे अरे देखो जुनेद भाई, देखो हमारे हमने बात ये कर दी कि जो हमारा एक होता है ना नमक, नमक का स्ट्रक्चर क्या होता है, इट इज लाइक अ रूबिक्स क्यूब। देखो हमारे पास ऑल्टरनेटिंग पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हैं और साथ उनकी रेगुलर अरेंजमेंट है जैसे मैंने क्यूब में दिखाई है। अब जो आयनिक बॉन्ड क्या कहलाते हैं, आयनिक बॉन्ड इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ये स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस। अब इन, अगर आप ये नोटिस करो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, तो इससे आपको अंदाजा होगा कि इनके पास ना हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, और इनके पास गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है। क्यों क्यों अच्छा, इनके गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कब होती है, व्हेन दे आर क्योंकि इन। इनके फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनके अंदर। अच्छा अब फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स की बात है, मेरी बात सुनो जरा। ये होते हैं ड्यू टू, जब ये होते हैं हमारे पास एक्वस या लिक्विड फॉर्म में, एक्वस या लिक्विड फॉर्म में, एक्वस या लिक्विड फॉर्म में। क्यों, क्योंकि इनके पास होते हैं फ्री मूविंग आयंस, आयनिक। सर जी जी। आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो लिक्विड और एक्वस में करते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड जो उनसे होते हैं वो हमारे करते नहीं है, सॉलिड स्टेट के अंदर करते हैं, और वो करते नहीं है, जो करते ही नहीं है। वो करते ही नहीं है। अभी देखो अभी ऐसे में है कि बिकॉज ऑफ फ्री मूविंग आयंस, याद रखना हमेशा बात भाई कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ना उनमें ड्यू टू आयंस होती है, मेटेलिक बॉन्ड, मेटेलिक कंपाउंड्स में ड्यू टू मेटल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और हमारे पास इसमें कोवेलेंट में होते नहीं है। अब ये जो सॉलिड में क्यों नहीं होते, बिकॉज नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नो फ्री सॉरी आयंस, नो फ्री मूविंग आयंस। सो सॉलिड्स में जो कंडक्टिविटी होती है वो क्या होती है, पुअर होती है। वो क्यों होती है, ड्यू टू नो फ्री मूविंग आयंस। ओके, इसमें कोई मसले वाली बात है तो मुझे बताओ आप। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी तो मैंने लिखना था यार, क्योंकि ड्यू टू हाई, और अभी इसकी वजह क्या होती है देखो, अब क्योंकि हमारी इलेक्ट्रोफोरेटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होती है तो क्या होते हैं, इट इज हार्डर टू ब्रेक द बॉन्ड्स, हार्डर टू ब्रेक द बॉन्ड्स, हार्डर टू ब्रेक द बॉन्ड, क्योंकि ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द क्या, बिटवीन द आयंस, harder to break bonds between ions। इसमें कोई मसले वाली बात है तो मुझे बताओ। नहीं। नहीं सर। ओके, आज की मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री को ज्यादा ही हमने आज कर ली है, मतलब ओवरलोड ना हो जाए यार। सही, कोई मसले वाली बात है सब में से, ओवरलोड तो नहीं हुआ कोई। नहीं नहीं। अच्छा ये मैंने एक पेज जो जुनेद भाई इसलिए लिखे ताकि आपको बॉन्डिंग का चैप्टर ज्यादा लंबा ना लगे, सिर्फ एक पेज में होगी, आपको सब चीजें साथ साथ दिख रही होंगी, आपको आसान लगना शुरू हो जाएगा। सही है, अब मैं भिला के 10 पेजेस पे लिखूंगा तो वो भी मुश्किल लगेगा ऑफ कोर्स, तो मैंने सोचा मैं छोटा छोटा करके ना जरा एक पेज पे इस तरह से फिट कर दूं। ओके ओके ओके, कोई मसला नहीं। ओके। अच्छा ये हो गया जुनेद भाई का। अच्छा ये मैंने बड़ी मजे की बात की, मैंने जुनेद भाई से भी लिखा, मैंने वो